सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सबसे पहले पूर्व स्पीकर हरिवंश कपूर समेत सभी दिवंगत सदस्यों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। 4 महीने के विकास कार्यों के लिए 21,116 करोड़ रुपए का लेखानुदान लाया गया है। सदन के दूसरे दिन कई विपक्षी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन के सामने रखा। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी विधानसभा धारचूला का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा है कि बीते साल आई आपदा के कारण उनके क्षेत्र में कई परिवार बेघर हो गए थे। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया है। धामी ने कहा है कि 1 लाख से घर नहीं बनता। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। तो कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने बिजली कटौती का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और साथ ही ये समय किसानों की खेती का भी होता है, लेकिन लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। धीरे धीरे गर्मी अपना प्रचंड रूप लेती जा रही है, लेकिन ऊर्जा प्रदेश में बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। प्रदेश में हो रही लगातार विद्युत कटौती, ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले हमारे उत्तराखंड प्रदेश में लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे छात्र छात्राएं तो परेशान हैं ही, उनका भविष्य पर भी संकट है कि किस तरह से उनका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं भी संचालित हो रही हैं, जिसके साथ अन्य परीक्षाएं भी हो रही हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई जिनकी फसल का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, सिंचाई का साधन उनके पास ट्यूबवेल है, तो विद्युत कटौती के कारण वो अपनी फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। वह ऊर्जा विभाग द्वारा भी लगातार विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। एक तरफ तो विशेष रूप से हरिद्वार में मिलों पर गन्ना किसानों का भुगतान, करोड़ों का भुगतान बकाया है पिछले 3 वर्षों का। मैं मानती हूं कि वो मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मेरी ये मांग है कि जब तक किसानों का भुगतान नहीं होता तब तक उनके विद्युत कनेक्शन न काटे जाएं। सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत कांग्रेस विधायकों के हंगामे के साथ हुई है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था, महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत अपने समर्थकों के साथ विधानसभा की गैलरी में धरने पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा है कि अगर सरकार का संरक्षण नहीं मिला तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। विधायकों ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। प्रशासन का रवैया जो है एक तरफा चल रहा है और आम जनमानस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानबूझ को टारगेट किया जा रहा है। कभी नाबालिग बच्चों को उठा के ले आया जा रहा है चौकी थाने में, जिनका उत्पीड़न हो रहा है कांग्रेस के वर्कर का, उन्हीं पर दबाव डाला जा रहा है, उन पे उल्टे मुकदमे किए जा रहे हैं। उसके बाद कल ये प्रकाष्ठा हुई कि एक कांग्रेस के वर्कर का घर तोड़ दिया गया। उनकी एब्सेंस में जब वो वहाँ मौजूद नहीं थे, उनकी बच्चे और उनकी पत्नी ने जब उसके लिए विरोध किया, तो कितने दुख की बात है कि पुरुष पुलिस के द्वारा, मेरे पास वीडियो भी रखी हुई है जिसमें महिला को डंडे के बल पर उसके ऊपर के जो शरीर है उस पर धक्का दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की पूरी तरीके से अवमानना है, पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है वो किसे मत दें, किसके साथ खड़े रहें। आज जो है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि जनहित में काम किए जाए, न कि बदले की भावना से काम किया जाए। इन कृत्यों में जो भी अधिकारी लिप्त हैं, जो भी नेता लिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस लोकतंत्र को बचाया जाए। देवभूमि में अराजकता का माहौल न पैदा किया जाए, ये हम इसीलिए यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर बैठे। और ताजा अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और दूसरे दिन ही तमाम धरने प्रदर्शन भी सदन की गैलरी में देखने को मिले हैं। बहरहाल अनुपमा रावत पहली बार हरिद्वार ग्रामीण से निर्वाचित होकर आई हैं। किस मुद्दे को आगे रखकर वो ये कह रही हैं कि छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी महिला के साथ भी वो अन्याय की बात कर रही थी, ये क्या है पूरा मामला?
बिल्कुल अनुज, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड विधानसभा के सत्र की दूसरे दिन की कार्रवाई भी काफी हंगामेदार रही है। हालांकि जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और तुरंत बाद कांग्रेस के तमाम विधायकों ने हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत की अगुवाई में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था का मसला उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के तमाम विधायकों को शांत करने का प्रयास किया और ये तक कहा कि आप सबसे पहले सदन की कार्रवाई में भाग लें और उसके बाद नियम 58 के तहत जो भी चर्चा आपको करानी होगी या नियम 58 के तहत आपकी बात को सुना जाएगा। हालांकि महंगाई के मुद्दे पर जो कार्यस्थगन प्रस्ताव विपक्ष की ओर से दिया गया था उसमें शाम का समय मुकर्रर किया गया, लेकिन अगर सुबह की पाली की हम बात करें तो आज जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम विधायकों ने बाहर आकर के जो गैलरी है उसमें बैठ करके जो धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया कि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था अपने तरीके से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया है उनके खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, नाबालिगों को उठाया जा रहा है। इस बात को लेकर के उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी पर भी आरोप लगाया है जिनके शय पर यानी सरकार जिनके संरक्षण में इस तरीके का काम कर रही है। हालांकि इसके बाद जब सदन में आज जिस प्रकार से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की बात करें स्वर्गीय हरवंश कपूर, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तमाम विधायकों ने पक्ष और विपक्ष के अलावा निर्दलीयों ने उनको समर्पित की श्रद्धांजलि और उनके श्रद्धांजलि के दौरान अपनी अपनी बात रखा और साथ ही साथ उस अनुभव को साझा किया कि किस प्रकार से उन्होंने सदन की कार्रवाई को चलाया था। एक विधायक के तौर पर जनता के बीच में उनकी कैसी पैठ थी, वो लोगों से कैसे जुड़ते थे, इस पर अपने अपने वक्तव्य रखे। लेकिन लंच के बाद जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर से नियम 58 में, क्योंकि नियम 310 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव में चर्चा कराने की मांग की गई थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बकायदा इसको नियम 58 के तहत चर्चा स्वीकार की और चर्चा स्वीकार करने के साथ ही तमाम विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने महंगाई के मुद्दे पर, चाहे रसोई गैस के सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल और डीजल के दाम हो, यानी पूरे 13 जिलों के जिले हेडक्वार्टर पर जो आज की स्थिति है महंगाई को लेकर, खाद्यान्न से लेकर के जो रसोई गैस सिलेंडर के दाम है उसका पूरा आंकड़ा सदन के पटल पर रखा और राज्य सरकार से मांग की है कि इस महंगाई को नियंत्रित किया जाए। प्रचंड बहुमत की सरकार में इसका क्या लाभ मिलेगा, उसको डबल इंजन की सरकार का लाभ दिखना चाहिए। उज्ज्वला योजना किस तरीके से दम तोड़ रही है धरातल पर, कांग्रेस के विधायकों ने आंकड़ों के साथ इसको भी सदन के पटल पर रखने का प्रयास किया। हालांकि सरकार की तरफ से रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला, विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जवाब देने का प्रयास किया उसमें पंजाब का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, राजस्थान का जिक्र किया, मुंबई महाराष्ट्र का जिक्र किया। इसको लेकर के विपक्ष को आपत्ति जरूर हुई, आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हुए और लिहाजा विपक्ष ने एक बार फिर से वेल में आकर के विधानसभा अध्यक्ष के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया और सदन की कार्रवाई को रोकने की मांग करने लगे और साथ ही साथ महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को उचित डायरेक्शन दिया जाए, इस पर अड़े रहे। हालांकि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और वो वेल में आकर के हंगामा करने लगे, उसके बाद वो बाहर चले गए। लेकिन इतना जरूर है कि सदन की कार्रवाई में विपक्षियों ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का मसला उठाया, महंगाई का मसला उठाया और आपदा प्रबंधन के तहत जो गांव पुनर्वास की बाट जो रहे हैं उनको पुनर्वास की राशि आज तक नहीं दी गई है, ना ही अटल आवास से उनको लाभान्वित किया गया है और ना ही खाद्यान्न को बढ़ाने का कोई प्रयोग वहां पर किया गया है। इसको लेकर के सरकार के ऊपर लगातार दबाव आज बनाते रहे। लेकिन अगर पूरे सदन की कार्रवाई की बात करें तो जिसमें 21,116 करोड़ का जो सदन में जिस प्रकार से कल आपने देखा होगा कि लेखानुदान सदन के पटल पर पेश किया गया है, सदन में अब उसको विभागवार पारित कराया जा रहा है, तो कुल मिलाकर के सरकार की कोशिश है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी बेहतर तरीके से हो सकती थी, लेकिन विपक्ष उसमें मौजूद नहीं रहा। लेखानुदान को पारित कराने के लिए विभागवार पारित कराना था, लेकिन विपक्ष ने उसमें भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। तो कुल मिलाकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सदन की कार्रवाई थी काफी हंगामेदार रही है, लेकिन इसी के बीच सरकार ने अपने महत्वपूर्ण कार्य भी सदन के पटल पर निपटाने का प्रयास किया। जी जी, श्रीनिवास आप बने रहिए हमारे साथ। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाई स्प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाई स्प्लाई ही लगाओ। स्प्लाई स्प्लाई सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ।
उत्तराखंड की धामी सरकार में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने पास कार्मिक, गृह, कारागार, आबकारी, श्रम, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक उड्डयन समेत 23 विभाग रखे हैं। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यभार संभालने के बाद सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड के विकास के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। सतपाल महाराज ने कहा है कि पर्यटन विकास के लिए भी काम किया जाएगा। खासतौर पर अब यात्रा सीजन आने वाला है और यात्रा की तैयारियों में सरकार जुट गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार में मंत्रियों को विभागों के बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने पास कार्मिक, गृह, कारागार, आबकारी, श्रम, पर्यटन संरक्षण, नागरिक उड्डयन समेत 23 विभाग रखे हैं। उत्तराखंड में मंत्रियों को विभाग बांटे जाने के बाद अब मंत्रियों ने अपना अपना कामकाज शुरू कर दिया है। पुरानी सरकार में सैनिक कल्याण का दायित्व निभा चुके गणेश जोशी को इस बार कृषि मंत्रालय के साथ ही सैनिक कल्याण विभाग का भी जिम्मा सौंपा गया है। गणेश जोशी का कहना है कि कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा दिए जाने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर काम करेंगे। गणेश जोशी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के हित में नए नए फैसले लेगी। गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड में 2023 में हर हाल में सैन्य धाम बनाकर तैयार हो जाएगा। कृषि के क्षेत्र में मोदी जी का लगातार कृषि को बढ़ावा देने की मोदी जी बात करते हैं, किसानों की आय को दुगनी करने की बात करते हैं और कृषि में उनका कहना है कि तकनीक का बड़ा रोल है। तकनीक के इस्तेमाल की जो बात करते हैं, हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में काम करेंगे और आने वाले समय में जो एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे यहाँ पहाड़ों में इतनी संभावनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में, अगर वैज्ञानिक तरीके से हम उस पर काम करें, हम पलायन भी रोक सकते हैं और अपनी आर्थिक को भी मजबूत कर सकते हैं। इस दिशा में हम काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को इस बार वन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि उत्तराखंड का 60% भूभाग में जंगल है और ऐसे में वन मंत्री सुबोध उनियाल के सामने बड़ी चुनौती है। गर्मियों का सीजन बेहद नजदीक है, ऐसे में जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। सुबोध उनियाल का कहना है कि जंगलों को बचाने के साथ ही वन भूमि को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लापरवाह अधिकारी नापे जाएंगे। सुबोध उनियाल को तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। जनता का हित सर्वोपरि है, तो जनता के लिए हर्डल पैदा न करे, जनता के कामों का त्वरित डिस्पोजल हो, पहले तो ये इंश्योर किया जाएगा। दूसरा, भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ताकि जो तमाम अवैध पातन और तमाम तरह की खबरें आती हैं, इन खबरों से निजात मिले। इसलिए निश्चित रूप से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहूँगा। तीसरा, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैंने अभी अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि इनकी पत्रावली तत्काल प्रेषित करें, ताकि ऐसे लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर विभाग से इस तरह के लोगों को दूर किया जाए। अच्छा, वन विभाग कब जब कोई छोटा आदमी कोई कब्जा करता है तब तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े कब्जों पे निश्चित रूप से विभाग के सामने कोई बड़ा नहीं होगा। अवैध अतिक्रमण जहां पर जंगलात की जमीन पे होगा, बड़े लोगों के द्वारा बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को इस बार वित्त मंत्रालय के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उन पर जो भी भरोसा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जताया है, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी और ईमानदारी से निभाएंगे। प्रेमचंद अग्रवाल ने आगे कहा है कि उत्तराखंड के विकास की उनकी सरकार लगातार कोशिश करती रहेगी। देखिए, मैं अपने युवा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विभाग से नवाजा है। और निश्चित रूप से आप सब जानते हैं जिस प्रकार से मैंने पिछले कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष विधानसभा के रूप में, और आपने स्वयं ने कहा कि मैंने ठीक कार्यकाल मेरा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी हम लोग इस जो हमें दायित्व मिला है, जो मुझे दायित्व मिला है, उस पर बखूबी
मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, शक्ति के साथ काम करूंगा। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को परिवहन और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहारा समय से बातचीत में परिवहन मंत्री ने कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसमें समाज कल्याण, परिवहन, लघु मध्यम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग और अल्पसंख्यक कल्याण बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की भी सेवा करने वाला विभाग है। बहुत सी चुनौतियां भी हैं, मगर मैं अपने अनुभव से, क्योंकि 4 बार विधानसभा से मैं चुन के आया हूँ, विधानसभा की कमेटियों में रहा हूँ, संसदीय सचिव रहा हूँ और 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है। मैं समझता हूँ मैं अधिकारियों के, कर्मचारियों के और अपने कार्यकर्ताओं के कोऑर्डिनेशन से इन विभागों को ईमानदारी और निष्ठा से अच्छे रूप में चलाने का प्रयास करूँगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पिछली सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी देख रही थी। इस बार उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी के साथ ही खाद्य आपूर्ति और युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेखा आर्या का कहना है कि उनकी कोशिश महिलाओं के विकास से संबंधित योजनाओं को लागू करने की होगी और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे ईमानदारी से निभाने की पुरजोर कोशिश करूंगा। अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी और अपने प्रदेश के नेतृत्व में अपने मुख्यमंत्री जी का और अपने संगठन का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे जो दायित्व दिया है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण विभाग दिया हो अथवा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया हो अथवा खेल एवं युवा कल्याण दिया हो, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जनमानस से जुड़े हुए विभाग हैं और सीधे सीधे महिलाओं से, युवाओं से, बालिकाओं से इसका सरोकार है। तो मेरा मानना है कि अपने इस दायित्व का मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं निर्वहन करूंगी। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और राज्य की देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार एक बार फिर जनता की सेवा हेतु प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चलते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी विकल्प रहित संकल्प के साथ प्रयासरत हैं। जन समस्याओं के निराकरण के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के 4 सूत्रों पर पूर्ण समर्पित धामी सरकार विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। उत्तराखंड सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग की सरकार है। ये सरकार जन जन की सरकार है। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उन क्षेत्रों में हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। मदन कौशिक ने कहा है कि पिछले दिनों संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उत्तराखंड का दौरा किया था और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद ही हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। मदन कौशिक ने साफ किया है कि पार्टी अभी से मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। 4 तारीख से और लगभग 4-5 दिन के लिए उत्तराखंड में रहेंगे। कुछ और अनेक कार्यक्रम भी है जिसमें भाग लेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। जो 23 सीटें हम लोगों ने लूज की हैं, उनके लिए अलग अलग कमेटी बनाकर वहाँ भेजा गया है। किस रूप में हम उनको लूज किए हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमें 1-2 दिन में मिलेगी। उसके आधार पर अगली कार्रवाई। निजी कंपनियों की मनमानी के खिलाफ हल्द्वानी में अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने एक मंच पर आकर अपने परिवार के साथ श्रम आयुक्त कार्यालय में धरना दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एक तरफ तो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहती है, वहीं निजी कंपनियां युवाओं को बेरोजगार करने पर आमादा है। ताजा मामले
इंट्रॉक कंपनी का है, जहां पर कंपनी प्रबंधन में हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर करीब 1000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाकर कंपनी में तालाबंदी कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन ने रातों रात कंपनी को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। अब उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी नहीं सुनी गई तो वो भूख हड़ताल को बाध्य होंगे। मुख्य मांग इनकी है कि जो ठेकेदारी प्रथा से वहाँ काम हो रहा है उस पर थोड़ा रोक लगाई जाए। इनके बोनस के कुछ इश्यू हैं उनको दूर किया जाए और विधान परिवर्तन संबंधी कुछ जो हमारे विभाग से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी इन्होंने उठाया है। तो इसमें हमारे कई स्तरों पे जो कार्रवाई होती है, डीएलसी लेवल पे, एएलसी लेवल पे, उस संबंध में हमारे वहां से निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इन पे कार्रवाई कर ली जाए, क्योंकि कुछ बीच में इनसे लगातार वार्ताएं भी चल रही है। मजदूरों और जो संबंधित हमारा प्रबंधन है इंटार्ग का, उसकी कई दौर की वार्ताएं चली हैं। तो वार्ताओं में कभी सहमत बनती है, कभी नहीं भी बन रही है। तो उसी बीच इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जो प्रबंधन ने वो तालाबंदी की है इस बीच, तो उसको लेके भी उन पे आक्रोश है। तो इसमें हमारे विभाग द्वारा, हमारे जो एएलसी और हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी वहां होते हैं, उनके द्वारा जो विधिक रूप से पोजीशन है, जो कार्रवाई है वार्ता के द्वारा या नोटिस के माध्यम से, उसको हम अपने अधीनस्थों को कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से दिए जाएंगे। 2000 से हमारा घर परिवार नहीं चलता। आज हमारे मजदूर भाई यहाँ पर आए हैं, छोटे छोटे बालकों को लेके आए हैं, इनके गेट में तालाबंदी किया गया है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? ये बच्चे अभी स्कूल खुलने वाला है, बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, बच्चों का फीस, दूध, किसी के बच्चा दूध पीने वाला है, कोई किराए में है, वो किराए जो देगा क्या करेगा? मांगे तो हमारी पिछले 4 साल से हैं सर। हमने मांग पत्र लगाया था, उस मांग पत्र को लेकर के आज 4 साल हो गए, हमारी वेतन वृद्धि नहीं बढ़ी और उल्टा LTA बोनस काट दिया गया और हमारे 32 लोगों को बाहर कर दिया गया। इन्होंने लिखित में समझौते में भी कर रखा है कि अगस्त माह से लेकर दिसंबर तक किसी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने उन्हें बाहर कर दिया है। तो इसीलिए आज यहाँ श्रम भवन में हमारा आने का यही कारण है। 30 तारीख का जो मजदूर सत्याग्रह रखा है ये आंदोलन, आज उसकी रूपरेखा पहले से ही हमने तैयार कर ली थी। आज हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि यहाँ से भी हमारी जे फॉर्म लेकर के, एक जे फॉर्म होता है जिसमें यूनियन का चुनाव होता है, जे फॉर्म होता है, और एक दूसरा ये होता है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र हमने लगा रखा था वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। बोनस LTA है, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पेयजल निगम पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा है। मसूरी पेयजल योजना के तहत इन पाइपलाइनों को बिछाने का काम चल रहा है। पाइपलाइन के बिछाने के काम में देरी और लाइन बिछाने के काम की गुणवत्ता पर लोगों ने सवाल उठाते हुए पेयजल निगम के खिलाफ धरना दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना टेस्टिंग के पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे भविष्य में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मसूरी के व्यापारियों का कहना है कि पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और अभी तक काम पूरा नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि पूरी मॉल रोड को खोदा गया है, रोड की मरम्मत का काम भी अभी तक नहीं शुरू किया गया। हम इस पेयजल योजना के पक्ष में हैं, क्योंकि ये योजना 2053 तक मसूरी की जनता को पानी से राहत देगी। लेकिन काम की गुणवत्ता में और काम को मानकों पर ना उतर के करना, ये पेयजल निगम की बहुत बड़ी गलती है। सर्वप्रथम ना तो लाइनों का कोई ब्लूप्रिंट दिया गया, शहर में कौन सी लाइन कहां डलेगी, ना ही लाइनों की वेल्डिंग ठीक प्रकार से हो रही है। पानी की लाइनों को सीवर की लाइन के साथ डाला जा रहा है। किताबगंज में बिजली की लाइन जो अंडरग्राउंड थी वो तोड़ दी गई है। साथ में कई पानी की लाइनें टूट गई हैं। बालाहिसार की लाइन कहो है या हैप्पी वैली की लाइन कहे, यहाँ पे लाइनें टूट गई हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो समस्त व्यापारियों को, नागरिकों को हुआ है। काम की गुणवत्ता की कमी अगर आप बताएं तो पूरे शहर में धूल धक्कड़ मलबा पड़ा है, कोई मलबा नहीं उठा रहे। 2 महीने पूर्व किताबगंज में कार्य पूरा हो गया था, लेकिन आज तक रिपेयर नहीं करी गई है। तो ये उम्मीद कर रहे थे इस साल गर्मियों में पानी मिलेगा, और जैसी स्थिति लग रही है इस बारी मसूरी की हेडलाइन होगी बिना पानी के मसूरी। ये बात पक्की है, लग रहा है, क्योंकि अभी से पानी की किल्लत होने लगी है, जो कि एक नेशनल न्यूज़ बन जाएगी, जिससे हम सबकी इमेज खराब होती है। सिर्फ मसूरी वासियों की नहीं, पूरे प्रदेश की। पर्यटन नगरी है, लगभग 30 लाख टूरिस्ट मसूरी हर साल आता है, और वो क्या संदेश लेके जाएगा ये सोचिए। ऐसा शिमला का हुआ था कुछ साल पहले। आगामी 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केदारनाथ धाम के रास्ते पर बिछाई बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के पैदल मार्ग पर बर्फ को हटाकर आवाजाही के लिए रास्ता
तैयार किया गया है। कुछ स्थानों पर अभी भी बर्फ जमी हुई है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है रास्तों से बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यदि मौसम साफ रहा तो केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। रुद्रप्रयाग के एसपी का कहना है कि यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। हाईवे का निरीक्षण किया जा रहा है। यात्रियों के लिए पर्यटक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। जो भी हमारे हाईवेज हैं जहां से वाहनों का आवागमन होगा वहां पर निरीक्षण कर जो भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उन सभी को चिन्हित किया गया है। उनमें क्या किया जा सकता है दुर्घटना को रोकने के लिए संबंधित विभाग द्वारा, वो सारी चीज़ें भी लिस्ट डाउन की गई हैं और उन पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था कहाँ कहाँ पर वाहनों की पार्किंग कराई जाएगी, वो सारी चीज़ों का चिन्हीकरण का कार्य भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी जो पर्यटक पुलिस केंद्र बनाए जाएंगे और जो सीजनल चौकीज स्थापित की जाएंगी, उन सभी की प्लानिंग कर ली गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com।